तो कहानी की शुरुआत एक क्लार्क नाम के आदमी को दिखाते हुए किया गया, जो एक बहुत ही शानदार छोटी सी फर्नीचर की शॉप खोला हुआ है। क्लार्क के लाइफ में काफी परेशानियां उसे दबा कर रखे हुए हैं और वो हमेशा तनाव से गुजर रहा है। उसका बिजनेस तबाह होने को आ गया था, उसके घर भी तबाह हो रहा है। इवन यह सब देखते हुए उसके वाइफ भी उसे छोड़कर जा चुकी है, क्योंकि क्लार्क अपने नशे को छोड़ने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा था। इतना ही नहीं, अब उसके लाइफ में काफी अजीबो गरीब तरह के हरकतें दिखने लग चुके हैं। यानी उसके शॉप में ऐसे ऐसे हरकतें दिखने लग गए थे जो यह प्रॉब्लम सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं बल्कि ये कुछ और ही बन गया। गुजरते हुए दिनों के साथ उसके शॉप के अंदर की फ्यूज ऑटोमेटिक उड़ जाते हैं और लाइट को कम भी मात्रा में यूज करने के बावजूद भी उसे काफी ज्यादा ही बिल्स आने लगे हैं। और यही सब चीजों के बारे में जानने के लिए क्लार्क एक दिन एक इलेक्ट्रीशियन को अपने शॉप पर बुलाया और उन्हीं पैनल के अंदर उसे कुछ ऐसे बटन्स मिल जाते हैं जो उन पूरे बटन को इस शॉप से कोई लेना देना नहीं था। यह देखते हुए क्लार्क फिलहाल के लिए इन बटन को बंद किया और आज रात यहीं पर रुकने का फैसला कर लिया। क्लार्क यहाँ अपने शॉप में इसलिए रुका हुआ था क्योंकि उसे यह देखना था कि आखिर उसके शॉप में चल क्या रहा है। रात का सीन जैसे ही शुरू हुआ, अचानक दोबारा से शॉप की सारी लाइट फ्यूज हो गया और क्लार्क मेन पैनल पर चेक करने के लिए गया तो वो देखता है कि यहाँ के सारे फ्यूज बंद पड़े थे सिवाय एक के। यहाँ से बिजली कहाँ जा रहा था और कहाँ यूज में लिया जा रहा था, इस बारे में क्लार्क को कानों कान भी खबर नहीं था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है और सिर्फ उसी के शॉप में हो रहा है। लेकिन जैसे ही फ्यूज उड़ने से अंधेरा हुआ, उसे एक दीवार के अंदर से अजीब सी निकलती हुई रोशनी दिखाई दिया। पहले तो क्लार्क को यह सब उसे अपना वहम लगा, लेकिन जब वो उस दीवार के पास जाकर झांकने लगा, वो जब उस दीवार पर हाथ से उसे जैसे छूने ही वाला था कि अचानक उसकी उंगलियां उस दीवार के आर पार हो गया। इतना ही नहीं, वो दीवार से खुद उस पार आ गिरा। यानी यह दीवार एक रास्ते की तरह काम कर रहा था। जैसे ही क्लार्क फर्श से उठा, एक बड़ी सी रूम को देखकर उसका होश ही उड़ जाता है, क्योंकि यहाँ यह सीन बहुत कंफ्यूजन में डाल रहा था। क्योंकि अब क्लार्क दूसरी दुनिया में आ चुका था, जहाँ हर तरफ पीले कलर के अजीब दीवारें दिखाई देने लगे थे। इस पूरी जगह में अजीब तरह का सन्नाटा छाया हुआ था। यहाँ यही वो पल था जहाँ से इस कहानी ने एक अलग मोड़ ले लिया था। यहाँ ना तो एक भी खिड़की दिखाई दे रही थी और न ही इस रूम से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दे रहा था। यहाँ क्लार्क को पहले तो लगने लगा कि वो खुद पागल तो नहीं हो गया, जो उसे यह सारी चीजें इस तरह से अचानक दिखने लगे हैं। इसी चीज को कंफर्म करने के लिए वो वहाँ पर एकजुट में रखे हुए फर्नीचर से एक स्टूल को उठाया और उसे लेकर उसी दीवार से होकर अपने वाले शॉप में वापस चला आया। दरअसल वो ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो जानना चाहता था कि वो पागल है या ये सारा कुछ सच है, जबकि यह सच भी था कि वो पागल नहीं है। अपने शॉप में आते ही वो लाए हुए स्टूल को बहुत ही गौर से देखने लग गया था, लेकिन उस दूसरी तरफ के रूम के बारे में सोच सोच कर परेशान हुए जा रहा था कि आखिर वो सिर्फ रूम जो है जिसमें उसने अभी अभी एक दीवार के रास्ते प्रवेश किया, वो चीज भला है क्या। यहीं से सीन शिफ्ट करके दूसरी तरफ हमें एक सीक्रेट किसी फैसिलिटी को दिखाया गया, जहां पर हम साफ साफ देख पा रहे थे यहाँ से एक साइंटिस्ट उसी आदमी यानी क्लार्क पर नजर रखा हुआ था। वो बहुत ही ध्यान से उसे देख रहा था। क्लार्क ने उस अजीब से रूम में जाकर जब वहां से वापस बाहर निकलने की कोशिश की थी तो उसे वहां एक आदमी की कुछ चीजें एक स्टैच्यू के पास मिली हुई थी। उसी चीजों में उस अनजान आदमी का आइडेंटिटी कार्ड भी मौजूद था। उस कार्ड को देखकर क्लार्क को कंफर्म हो जाता है कि वो पहला आदमी बिल्कुल भी नहीं है जो वो इस अजीब से रूम में आया था। असल में 1990 में भी एक एम्प्लॉय इसी रूम में आकर फंस चुका था। साइंटिस्ट के पास चल रही रिकॉर्डेड मैसेज से हमें पता चला कि वो इंसान जिसका कार्ड अभी अभी क्लार्क को मिला, वो इस रूम में आकर पूरी तरह से पागल सा हो गया था। वो बुरी तरह से चीखता चिल्लाता रहा, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर मदद की गुहार लगाने लगा था, लेकिन इस दुनिया से कोई भी शख्स उसे बचाने के लिए नहीं आया। आवाज में उसने यह भी बताया कि उस पहले वाले इंसान को एक काला साया अचानक से आकर उसे यहाँ से लेकर चला गया और उसका आज तक पता नहीं चला कि वो आदमी कहाँ चला गया। इन सारी बातों के बाद सीन बदला और दोबारा से क्लार्क को दिखाया गया, जहाँ क्लार्क अब सुबह होते ही मैरी के पास गया। उसने मैरी को घबराते हुए हालत में बताने लगा कि वो आज के दिन काफी ज्यादा परेशान हो चुका है।
क्लार्क उसे बताया कि एक तो पहले से उसकी मुश्किलें उसे काफी तनाव में लेकर गया हुआ था और ऊपर से उसके शॉप में एक बहुत ही अजीबोगरीब दीवार है जिसके बारे में कोई नहीं जानता क्योंकि वो दुनिया बहुत ही ज्यादा भयानक हो चुकी है। उसकी बातें सुनने के बाद यहाँ मैरी को लगने लगा कि क्लार्क इस बार भी पहले की तरह ड्रिंक किया होगा जिससे वो अतरंगी तरह की बातें किए जा रहा। पहले तो मैरी उसे रिलैक्स करने लगी लेकिन यहाँ क्लार्क उसे यकीन दिलाने की कोशिश किया और उससे कहने लगा कि मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच है। लेकिन यहाँ पर भी मैरी को यकीन नहीं होता और जब मैरी क्लार्क की बात पर विश्वास नहीं करती तो यहाँ इस बार क्लार्क यह निर्णय लिया कि अब वो यह सारी चीजें यानी उन अजीबोगरीब तरह के रूम को अपने फोन में रिकॉर्ड करेगा और उसे जरूर दिखाएगा। यहीं से सीधा क्लार्क केट और बार्बी नाम के वीडियोग्राफर के पास चला गया। ये दोनों पहले भी उसकी शॉप को प्रमोट करने के लिए वीडियो बनाए भी थे, इसीलिए दोनों उसकी घबराहट को देखते हुए उसके साथ चलने के लिए अग्री हो जाते हैं। अपने शॉप में दोनों को लाकर जब वो उन्हें अपने साथ बीते हुए और घटने की मिस्ट्री को बताने लगा तो ये दोनों भी मैरी की तरह उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे थे और जब उन्हें भी यकीन नहीं होता तो वो उन्हें अपने साथ उन्हें उस दीवार के उस पार लेकर जाने लगा। यह सब बिल्कुल उन दोनों के आंखों के सामने हो रहा था और दोनों ने अपने कैमरा को चालू रखा था क्योंकि क्लार्क के मुताबिक वीडियो भी बनाना था। जैसे ही दोनों उस रूम के अंदर एंटर हुए तो दोनों इस अजीब से बले को देखकर चौंक कर रह जाते हैं क्योंकि यह सब कुछ उसके सोच से परे था। केट नाम की लड़की यह देखकर बुरी तरह से डर चुकी थी। उसी रूम में चलते हुए आगे इन्हें एक बहुत बड़ा होल मिल जाता है जो सीधा नीचे की तरफ जा रहा था। क्लार्क और केट बार्बी के कमर में रस्सी बांधा और उसे उसी होल के अंदर नीचे उतारने लग गए। नीचे जाने पर बार्बी एक बहुत ही भयानक सीन देख पा रहा था। यहाँ पर पहले से ही पड़ा हुआ बहुत ही पुरानी कटी फटी हुई चीजें ऐसे ही फेंके गए थे। इतना ही नहीं, एक इंसानी सर वहाँ पर फेंका गया था। यहाँ का पूरा सीन बहुत ही ज्यादा भयानक लगने लगा था कि तभी अचानक बार्बी के सामने से एक काला साया जोर से गुजरता है जिसे देखकर बार्बी बुरी तरह से चिल्लाने लगा, कहने लगा जल्दी से मुझे ऊपर खींचो, यहाँ कोई बहुत ही बुरी चीज है जो मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। यह सुनते ही बिना देरी किए क्लार्क के साथ केट दोनों रस्सी को पकड़कर उसे ऊपर खींचने लगे। ऊपर आते ही केट देखती है कि बार्बी का हालत इस टाइम पहले से बिल्कुल बदल चुका था। इससे पहले कि ये लोग अब बार्बी के ऊपर से रस्सी को खोल देते उससे पहले ही नीचे से कोई उस रस्सी को खींचने लग जाता है। ये तीनों मिलकर इस रस्सी को पकड़कर उसे खोलने की कोशिश करने लगे लेकिन अब इन तीनों को यहाँ आना भारी पड़ गया क्योंकि एक बार फिर से वो रस्सी जोर से अंदर होल की तरफ खींचा गया और तीनों एक साथ ही नीचे गिर गए। नीचे जो कोई भी था उसने सबसे पहले पलक झपकते हुए बार्बी का शिकार बना ले गया और उसे खींचते हुए एक खौफनाक दरवाजे के अंदर लेकर चला गया। बार्बी को बचाने के लिए केट और क्लार्क दोनों अलग अलग डायरेक्शन में भागने लग गए और इसी तरह से ये तीनों बिछड़कर बुरी तरह से इस रूम्स में फंस गए। क्लार्क को जब गेट कहीं पर भी नहीं मिल रहा था तो उसे भागने का सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन अब उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था। भागते हुए क्लार्क कैमरे के साथ एक ऐसी रूम में पहुंच जाता है जहां पर क्रिसमस ट्री रखा हुआ था, लेकिन तभी उसी दौरान वहां एक अजीब तरह से चल रही लड़की ठीक उसके सामने आ जाती है। उस अजीब सी लड़की को देखकर क्लार्क बहुत ही ज्यादा डर गया और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता वो लड़की जो उसकी हरकतें काफी अजीब थीं, वो उसके हाथ से उसका कैमरा छीन लेती है और रिकॉर्डिंग को बंद कर दिया। इधर हमें दिखाया गया कि क्लार्क उस रूम में जाने से पहले डॉक्टर मैरी के पास एक मैसेज छोड़ गया हुआ था कि अब वो उस रूम यानी उस दुनिया में जा रहा है और अब कभी भी इस दुनिया में वापस लौट कर नहीं आने वाला। दरअसल क्लार्क को लगा कि उसके शॉप वाले रूम के दूसरी तरफ कोई दुनिया होगा, इसीलिए उसने सोचा कि इस दुनिया में उसकी वैसे भी बन नहीं रही, वो हमेशा परेशान रहता है, इसीलिए उस दुनिया में जाकर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता था। यह सारे मैसेज को सुनकर डॉक्टर मैरी क्लार्क को ढूंढने के लिए फौरन उसके शॉप में पहुंच गई, जहां उसे क्लार्क कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। क्लार्क को ढूंढते हुए वो उसके बेसमेंट में पहुंच जाती है और वहां पर उसे दीवार में छुपा हुआ दरवाजा नजर आ जाता है, क्योंकि इस दरवाजे पर क्लार्क ने टेप से मार्कर लगा दिया था, जिससे डॉक्टर मैरी को अंदाजा हो गया कि जरूर क्लार्क शायद इसी का बात कर रहा होगा। अब मैरी जैसे ही डरते हुए उस दीवार को छुआ, अचानक उसकी उंगलियां दीवार के उस पार जाने लगा। इतना ही नहीं, वो उस दुनिया में भी चली जाती है और यहाँ अब उसे
उसे पूरी तरह से यकीन हो गया कि जो कहानी क्लार्क ने उसे सुनाई हुई थी वो झूठी बिल्कुल भी नहीं थी। डरते हुए वो भी इस बैकरूम्स यानी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है, जो कि यहाँ उसके हिसाब से बहुत अजीब सा महसूस हो रहा था। घूमते हुए उसे यहाँ खाली रूम्स के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा था कि तभी अचानक उसके पीछे कोई आ गया। पीछे मुड़कर देखने पर उसने देखा कि यह कोई और नहीं बल्कि यह क्लार्क ही था। यहाँ मैरी के नजरिए से क्लार्क नहीं लग रहा था। उसके आंखों में अजीब सा डर महसूस हुए जा रहा था। अभी वो उसे देखकर डरी ही हुई थी कि तभी अचानक क्लार्क उसके गले को दबोचते हुए उसे बेहोश किया और उसे रस्सियों से बांध दिया। किसी दूसरे रूम में मैरी को होश आया तो उसके सामने दो अजीबो गरीब तरह के क्रिएचर बैठे हुए थे, जिनके मुंह दिखने में अजीब होने के साथ साथ डरावना भी था। इतना ही नहीं, दूसरे वाले के चेहरे पर बहुत सारे आंखें भी मौजूद थीं। यहाँ पर क्लार्क मैरी को इस दुनिया की सच्चाई बताने लग जाता है और कहने लगा कि इस दुनिया में जो भी चीज दिख रहा है और जो भी कुछ तुम महसूस कर रही हो वो सब हमारे असली दुनिया की कॉपी है। उसने बताया कि यहाँ पर जितने भी क्रिएचर मौजूद हैं उन्हें किसी भी तरह का एहसास नहीं है। उसके कहने का मतलब यह था कि इन सारे क्रिएचर को ना तो किसी का खुशी होती है, ना तो दर्द होता है और ना ही उन्हें कुछ ऐसी समझ है जो वो इंसानों की तरह कर पा रहे हैं। इसी बात को कंफर्म करने के लिए क्लार्क यहाँ से एक चाकू को उठाया और बिना संकोच किए ढेर सारे आंखें वाले मॉन्स्टर के गले में स्टैब कर देता है। यह देखने के बाद मैरी का मुंह खुला का खुला ही रह गया। यह देखकर मैरी इतना घबरा गई कि वो क्लार्क को यह सब रोकने को बोलकर अपने दुनिया में वापस चलने के लिए कहने लगी। लेकिन अब यहाँ क्लार्क बताने लगा कि इस दुनिया में हमारे दुनिया की तरह किसी भी तरह का गम नहीं है। अभी वो यह सब बताने में लगा ही हुआ था कि तभी अचानक यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी एंटिटी ठीक उसके सामने आ गया। दिखने में यह एंटिटी बिल्कुल क्लार्क की तरह ही लग रहा था और उसने पायरेट जैसा कॉस्ट्यूम पहन रखा था। ठीक उसी तरह से उसने पहना हुआ था जिस तरह क्लार्क अपने शॉप के अंदर अपने फर्नीचर के लिए वीडियोस बनाया करता था। इस टाइम इस मॉन्स्टर का सर दिखने में बहुत ही ज्यादा बड़ा था। अचानक वो क्लार्क के सामने आकर खड़ा हो गया। यहाँ क्लार्क को लग रहा था कि वो मॉन्स्टर मैरी को मारने के लिए आया है। यह देखते हुए क्लार्क उस मॉन्स्टर को समझाने की कोशिश करने लगा कि इसे मत मारो, ये भी अब हमारी मेंबर में शामिल हो चुकी है। लेकिन यह अजीब सा दिख रहा मॉन्स्टर अब क्लार्क की किसी भी बातों को नहीं सुनता और वो क्लार्क को फौरन से उठाकर काफी बेदर्दी से अपने दांतों से उसे खाने लग जाता है। इतना ही नहीं, वो उसके पेट को फाड़ते हुए उसे नीचे गिराकर उसका चीथड़ा कर देता है। इतना करने के बाद अब वो मॉन्स्टर अब मैरी के पीछे पड़ गया। लेकिन मैरी इतना डर चुकी थी कि उसे भागने का अलावा कुछ भी नहीं सूझता। यहाँ पता चला कि उस मॉन्स्टर की स्पीड तो काफी स्लो थी, लेकिन उसकी कदमों की आवाज मैरी को दहला कर रख दिया था। भागते हुए मैरी एक दूसरे रूम में पहुंच चुकी थी। वो तेजी से भागने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन उसके आगे वाले रास्ते और कमरे उसके लिए पूरी तरह से भूल भुलैया जैसा काम कर रहे थे। मैरी इस रूम्स में पूरी तरह भटक चुकी थी कि तभी उसी टाइम वो मॉन्स्टर अब क्लार्क के बॉडी को घसीटते हुए मैरी के पास आने लग जाता है। यह देखकर मैरी का दिमाग ही खराब हो गया। अपनी जान बचाने के लिए मैरी यहाँ से भागने के लिए सामने का दरवाजा खोलने की कोशिश की, मगर वो नहीं खुल रहा था कि तभी भागते हुए उसे एक पतली सी गैलरी नजर आ गया। खुद को घसीटते हुए वो यहाँ से भागने लग गई। पहले तो वो मॉन्स्टर मैरी के पीछे पीछे आने लगा था, मगर वो दूसरी तरफ नहीं आ सका क्योंकि वो गैलरी के मुकाबले में काफी बड़ा था। दूसरी तरफ आने के बाद मैरी ने देखा कि यह वाला रूम बहुत ही ज्यादा बड़ा और बहुत ही नीचे की तरफ जा रहा था। यहाँ दीवारों के साथ बहुत ही छोटे छोटे रास्ते नजर आ रहे थे। खुद को संभालते हुए मैरी पहले अपने आप को स्टेबल किया, क्योंकि अगर जरा सा भी उसका बैलेंस बिगड़ा तो वो सीधा नीचे खाई में चली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अब उस मॉन्स्टर की चलने की आवाज काफी खतरनाक होता चला जा रहा था। अब जब मैरी के पास भागने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था तो वो हवा में लटक रही सीढ़ी के ऊपर चढ़ने लगी। डरते हुए जब उसने लटक रही दरवाजे को खोलकर ऊपर पहुंची तो यह पूरा जगह यानी यह रूम पूरी तरह से वही बेसमेंट लग रहा था जिस तरह से क्लार्क के शॉप की बेसमेंट थी। उसे लगा कि फाइनली अब वो असली दुनिया में पहुंच चुकी है। आगे बढ़ते हुए जैसे ही उसने अपने सामने वाली विंडो को ओपन किया तो उसे पता चला कि यह भी वही वाली दुनिया थी, यानी यही तो बैकरूम्स की दुनिया थी। जैसा कि हमने बताया था कि यह दुनिया बिल्कुल असली दुनिया से मिलता
मिलता जुलता कॉपी थी, इसीलिए यहाँ की जगह बिल्कुल क्लार्क के बेसमेंट से मेल खा रहा था। लेकिन अच्छी बात तो यह था कि मैरी को एक दरवाजा मिल गया था जो शायद उसे यहाँ से कहीं दूर लेकर जा सकता था। आगे बढ़कर जैसे ही उसने दरवाजे को खोलने की कोशिश की, अचानक उस पूरे हॉल के अंदर किसी ने बेहोशी का गैस रिलीज कर देता है, जिससे मैरी बेहोशी के हालत में चली गई। जैसे ही अगले सीन में मैरी की आंख खुला तो वो देख पाती है कि वो अब एक हाईटेक लेबोरेटरी में थी, जहाँ पर काफी सारे साइंटिस्ट अपने अपने सूट पहनकर उसके सामने मौजूद दिखाई दे रहे थे। उन्हें इस हालत में देखकर मैरी काफी ज्यादा ही हैरान और परेशान नजर आ रही थी। उसे देखते हुए साइंटिस्ट कहने लगे कि अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब तुम पूरी तरह से सेफ हो। उनकी बातों को सुनकर मैरी सोच में पड़ गई और सोचने लग गई कि क्या यह सब कुछ सच है या वो अभी अपने सपने में मौजूद है। उसकी हालत को देखते हुए साइंटिस्ट कहने लगे कि हम तुम्हारी हालत को समझ सकते हैं, तुम जिस जगह से यहाँ आई हो ऐसी हालत होना तुम्हारे लिए नॉर्मल है। इतना ही नहीं, अब वे साइंटिस्ट यहाँ उसे एक ऐसी बात बताते हैं कि जिसे सोचकर उसकी होश उड़ जाती है। दरअसल यहाँ एक MRI मशीन पर रिसर्च हो रहा था और यह पूरा जगह भी उसी के लिए बनाया गया था। लेकिन अजीब बात तो उसे यह पता चला कि यहाँ एक्सपेरिमेंट्स में कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई जिससे यहाँ एक दूसरी डायमेंशन का दरवाजा खुल गया, जिसके बाद उस दरवाजे के पीछे ठीक उसी तरह की दुनिया बन गई जो बिल्कुल इसी दुनिया की कॉपी लग रही थी, जिसे साइंटिस्ट ने उसे बैकरूम्स का नाम दे दिया। साइंटिस्ट ने मैरी को बताया कि बैकरूम्स कोई जगह नहीं बल्कि वो सच में एक दूसरी दुनिया है, जो दुनिया हर चीज की एक तरह से उसका नकल करके खुद के साथ ढाल लेती है। साइंटिस्ट यहाँ अपने CCTV से मैरी को एक नजारा भी दिखाने लग गए, जहां पर वो देख पाती है कि एक लड़की चेयर पर बैठी हुई थी। यहाँ साइंटिस्ट बताते हैं कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मैरी ही लग रही थी, जिसका चेहरा दिखने में काफी ज्यादा ही अजीब था। साइंटिस्ट ने बताया, देखो यह डायमेंशन की दुनिया तुम्हें देखकर एक नई कॉपी बना ली है और अब वो तुम्हारा कॉपी तुम्हारी याद में उस दुनिया में आजाद घूमती रहेगी। मैरी अभी तक इन बातों को यकीन नहीं कर पाई थी, लेकिन जो उसके साथ बिता और उसने अपने कॉपी को देखा तो उसे इन सारी सच्चाई का पता चल चुका था और इसी तरह वो इन सारी बातों को सोचते हुए यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।